नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में जुड़ा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, 12वीं बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अगले वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ला रहे हैं, क्लास की सीरीज़ ला रहे हैं, जिसको देखकर जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। ये हमारा अगला वीडियो है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ में जुड़ जाइए, सभी लोग, आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोग आगे पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं, एग्ज़ाम में आम तौर पर पूछी जाती हैं और इसको हम लोग आसानी से समझेंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन पर डिस्कशन करके आगे बढ़ गए। हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कशन भी करेंगे और उसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए, अगर कोई विद्यार्थी कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो दिए गए नंबर नीचे देखिए, आपके लिए एक पीली पट्टी चल रही है, उसको देख करके उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे संस्था के बारे में कुछ जानकारी है। हमारा संस्था जो है भोपाल में स्थित है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप जो है वो किसी भी समय हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर समस्त प्रकार की कृषि से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी, जैसे कि PAT, ICAR, CUET, BHU या फिर इंडिया लेवल की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है, नौकरी की परीक्षाएं होती है, उन सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो बिना समय नष्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो कल क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच गए थे और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि पोषक अनुपात का सूत्र, तो पोषक अनुपात का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पाच्य तत्व माइनस संपूर्ण पाच्य तत्व माइनस पाच्य प्रोटीन अपॉन में पाच्य प्रोटीन। ये होता है पोषक अनुपात का सूत्र या फॉर्मूला। क्लियर हो गया? अरे सभी लोग बताएंगे क्लियर हो गया। आपको अगर किसी भी प्रकार का मन में डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ भी सकते हैं। मैंने इसी के बारे में आपको बताया था कि ये तो केवल पोषक अनुपात का सूत्र हो गया, लेकिन इसकी कुछ थ्योरी होती है, जो कि एग्ज़ाम में आम तौर पर पूछी जाती है। उसी की थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है अपने नोट्स बना रहे होंगे, उस नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए पोषक अनुपात विधि। हेडिंग क्या डालेंगे? पोषक अनुपात विधि। ये पोषक अनुपात विधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग डाल लीजिए पोषक अनुपात विधि। ठीक है, चलिए, तो मैं इसके लिए एक नई स्लाइड ले लेता हूं। आप सभी लोग ध्यान देंगे, आप सभी लोग जो है वो ध्यान देंगे। चलिए, आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, पोषक, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग। हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। पोषक अनुपात विधि, पोषक अनुपात विधि। पोषक अनुपात विधि को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग हैं ये? 3 भाग। कौन कौन से हैं? तो आप लोग इसको लिख लीजिए। संकीर्ण पोषक अनुपात।
ठीक है। एक होता है संकीर्ण पोषक अनुपात, एक होता है मध्यम मध्यम पोषक अनुपात, मध्यम पोषक अनुपात। संकीर्ण पोषक अनुपात एक होता है मध्यम पोषक अनुपात और एक होता है वृहद 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 पोषक वृहद पोषक अनुपात। संकीर्ण पोषक अनुपात, मध्यम पोषक अनुपात और वृहद पोषक अनुपात। आप सभी लोग इसको लिख लीजिए एज इट इज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है इसमें अनुपात? इसमें अनुपात होता है संकीर्ण पोषक अनुपात का जो अनुपात होता है वो होता है 1:3 से 1:6, 1:3 से 1:6, ठीक है। मध्यम पोषक अनुपात का जो अनुपात होता है वो होता है 1:6 से 1:8, 1:6 से 1:8। और वृहद पोषक अनुपात का जो है अनुपात होता है वो होता है 1:9 से 1:12, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये किसी भी आपको किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम में आमतौर पर इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सभी लोग लिखते जाइए साथ साथ। संकीर्ण पोषक अनुपात, मध्यम पोषक अनुपात और वृहद पोषक अनुपात, ठीक है। वृद्धि एवं दुधारू पशु के लिए सर्वोत्तम, वृद्धि एवं दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझाने का काम करूंगा। कामकाजी पशुओं के कामकाजी पशुओं के लिए उत्तम, कामकाजी पशुओं के लिए उत्तम। जीवन निर्वाह के लिए उत्तम, जीवन निर्वाह के लिए उत्तम। अगला पॉइंट है प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन की अधिकता वाले, प्रोटीन की
अधिकता वाले। किसकी अधिकता वाले? प्रोटीन की अधिकता वाले। इस पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले। ठीक है, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता वाले। चारे एवं भूसा। चारे एवं भूसा वाले। चारे एवं भूसा वाले। ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। संकीर्ण पोषक अनुपात। पोषक अनुपात विधि। पोषक अनुपात विधि, हमने इसके ऊपर एक फॉर्मूला तो देख लिया है। ये कितने प्रकार का होता है ये हम लोग देखेंगे, और किन किन पशुओं को दिया जाता है, इसमें अनुपात क्या होता है। बहुत रोचक चीज़ें हैं एनिमल हस्बेंड्री में, बहुत रोचक चीज़ें हैं। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में भी विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में भी विज्ञान काफ़ी आगे बढ़ गया है। चलिए, लिख लिया आप सभी ने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, पोषक अनुपात विधि क्या होती है। पोषक अनुपात विधि का हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, 3 प्रकार का होता है: संकीर्ण पोषक अनुपात, मध्यम पोषक अनुपात और वृहद पोषक अनुपात। संकीर्ण पोषक अनुपात में जो रेशियो रहता है, यानी कि अनुपात रहता है, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वो होता है 1:3 से 1:6। मध्यम में रहता है 1:6 से 1:8, और वृहद में रहता है 1:9 से 1:12। देखिए, संकीर्ण का मतलब कि छोटा अनुपात, ये दिख रहा है आपको, छोटा 1:3 से 1:6। मध्यम मतलब कि बीच वाला 1:6 से 1:8, और वृहद मतलब कि बड़ा 1:9 से 1:12। याद हो जाएगा आपको। चलिए, ये जो संकीर्ण पोषक अनुपात होता है, ये जो संकीर्ण पोषक अनुपात ये हम किन पशुओं को देते हैं, मतलब कि ऐसा आहार हम लोग किन पशुओं को देते हैं जो वृद्धि कर रहे हो और दुधारू पशुओं के लिए सर्वोत्तम होता है। ये जो आहार होता है ये किनको दिया जाता है? जो वृद्धि कर रहे हो, यानी कि वृद्धि का मतलब जो बछड़ा छोटा है वो अब बड़ा हो रहा है उसको, या फिर जो पशु दूध दे रहे हैं दुधारू पशुओं के लिए ये आहार सर्वोत्तम होता है। ठीक है, ये जो मध्यम पोषक अनुपात है ये कामकाजी पशुओं के लिए उत्तम होता है। कामकाजी मतलब, कामकाजी का मतलब ये होता है जो भार ढोने के लिए काम में आ रहे हैं, या जो फिर जो पशु बैल आपने देखा होगा बैलगाड़ी के रूप में, या फिर खेतों में जो है वो काम करने के लिए जिन पशुओं का इस्तेमाल किया जाता है उनको कहते हैं हम लोग कामकाजी पशुओं। तो ये जो मध्यम पोषक अनुपात होता है ये कामकाजी पशुओं के लिए उत्तम माना जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला है वृहद पोषक अनुपात। ये दिया जाता है जीवन निर्वाह के लिए उत्तम। मतलब जीवन निर्वाह का मतलब यह होता है कि अगर पशु कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही वो वृद्धि कर रहा है, ना ही वो दूध उत्पादन कर रहा है, ना ही कुछ भी काम कर रहा है, ना ही वो कोई काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, वैसे पशुओं को हम लोग देंगे वृहद पोषक अनुपात। ठीक है, ये जो संकीर्ण पोषक अनुपात होता है इन आहारों में किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की। इसीलिए तो किसको दिया जा रहा है? वृद्धि और दुधारू पशुओं को दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसकी अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है। कामकाजी पशुओं को मध्यम
पोषक अनुपात दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आहारों में किसकी अधिकता होती है? कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शुगर या शर्करा की मात्रा अधिक होती है। याद हो जाएगा। इन पशुओं को कैसा आहार देंगे? जिनमें कार्बोहाइड्रेट या शर्करा की मात्रा अधिक होती है। वृहद पोषक अनुपात किसको देंगे? वैसे पशु जो जीवन निर्वाह के लिए है। और तीसरा, इसमें होता क्या है, क्या सम्मिलित होता है इन आहारों में? चारा एवं भूसा। ठीक है, चारा एवं भूसा। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। वैसे भी जो पशु जीवन निर्वाह कर रहे हैं उनके लिए हम अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे। जो भी खेत में अवेलेबल या बाड़े में अवेलेबल या शेड में अवेलेबल जो भी चारा और भूसा है वो हम उनको खाने को दे देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके हमको उत्पादन या फिर कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम उनको इतना आहार देंगे कि उनसे इनका जीवन चल जाए। इसी को कहते हैं हम लोग जीवन निर्वाह के लिए उत्तम। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप सभी ने इसको जो है वो लिख लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन थे उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आगे क्या क्वेश्चन थे? यहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने पोषक अनुपात का सूत्र। इसके ऊपर हम लोगों ने थ्योरी भी देख ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। शुष्क पदार्थ किसके कहते हैं? शुष्क पदार्थ किसे कहते हैं? शुष्क पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई मैटर। अरे क्या कह देते हैं? ड्राई मैटर। क्या कह देते हैं? ड्राई मैटर, यानी कि शुष्क पदार्थ। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि गाय या भैंस को या भेड़ या बकरी को शुष्क पदार्थ देते हैं। शुष्क पदार्थ देना चाहिए, इतने किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो आखिरकार ये शुष्क पदार्थ या ड्राई मैटर है क्या? तो डेफिनेशन देखेंगे, किसी खाद्य पदार्थ को यानी कि किसी भी फूड मटेरियल को या किसी भी आहार को 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, अरे कितने तापमान पर? 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ समय रखने पर, कुछ समय रखने पर, अगर आप खुद सोचिए कि जब किसी आहार को, किसी मटेरियल को हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे नमी सारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नमी क्या हो जाएगी? सारी की सारी वाष्पित हो जाएगी, उसका वाष्पन हो जाएगा। तो जो मटेरियल बचेगा वो कहलाएगा शुष्क पदार्थ। उसके भार में जल व वाष्पीकरण के कारण कमी आ जाती है। उसके भार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका में जितना भी जल था वो क्या हो जाएगा? उसका वाष्पन हो जाएगा। शेष जल रहित खाद्य पदार्थ, मतलब जो भी बचेगा जल रहित खाद्य पदार्थ को शुष्क पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी खाद्य पदार्थ को जब हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होगा? उसमें जितना भी जल होगा, पानी होगा, वो वाष्प हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी मटेरियल बचेगा, पदार्थ बचेगा, वो कहलाता है शुष्क पदार्थ। क्या कहलाता है? शुष्क पदार्थ। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज़ें देखते हैं। शुष्क पदार्थ, पोषक अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 12th की एग्ज़ाम जो है वो अब बहुत ही निकट आने वाली है। अगले साल में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, दिसंबर तो ख़त्म होने में आ ही गया है। तो जितने भी 12वीं के विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा जाग जाओ और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए जितना हो सके उतना पढ़ो। किसी भी किताब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जो विद्यार्थी जो कि किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए हम लोगों ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फ्री में क्लासेस चला रहे हैं, ताकि बच्चे जो हैं जो किसी वजह से पिछड़ रहे हैं वो भी मुख्य धारा में आ पाएँ। ठीक है, और उनके लिए पैसों की जो मजबूरी है वो उनकी दुर्बलता ना बने। ठीक है, उनको उनकी ताकत बनाने के लिए हम लोग जो है यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस चला रहे हैं। तो आप भी इसका लाभ लो और इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे वीडियो डलेगा तो आपको पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि कोई विद्यार्थी अगर पैसे देकर ज्ञान खरीदेगा वो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी को हर एक कदम पर साथ दें, और जब तक उसकी 12वीं की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया है। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अगस्त या जनवरी माह में उपलब्ध हरे चारों के नाम लिखिए। हमको बताना है कि एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में अगस्त और जनवरी माह में कौन कौन से हरे चारे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो क्या 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 उपलब्ध होते हैं। अगस्त में उपलब्ध हरे चारे, यहाँ अगस्त लिखा है और यहाँ पर जनवरी लिखा है, तो अगस्त में कौन कौन से होंगे, ज्वार, बाजरा की चरी, मूंग और मक्का। ठीक है, ये आपको याद करना है। ज्वार, मेरे साथ पढ़ते जाइए तो याद हो जाएगा। अगस्त में कौन कौन मिलेगा, ज्वार, बाजरा की चरी, मूंग और मक्का एक्सेट्रा। ठीक है, उसी प्रकार से जनवरी में उपलब्ध हरे चारे के नाम क्या क्या हो जाएंगे, जई, बरसीम, मटर, जौ और चना आदि। ठीक है, सभी लोग पढ़ेंगे अपने घर पर, जहाँ पर भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग मेरे साथ पढ़ते जाइए कि जनवरी में कौन कौन से उपलब्ध चारे होंगे, जई, बरसीम, मटर, जौ और चना। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे अगस्त में कौन कौन से हैं, सभी लोग पढ़िए। अगस्त में कौन कौन से चारे हैं, ज्वार, बाजरा की चरी, मूंग, मक्का आदि। और जनवरी में कौन कौन से हैं, जनवरी में है जई, बरसीम, मटर, जौ और चना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, किन्हीं 5 फलीदार व 5 बिना फलीदार चारों के नाम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है, लेकिन और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए क्वेश्चन बार बार डाला जाता है, क्योंकि यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फलीदार लेग्यूमिनस चारे, नॉन लेग्यूम अफलीदार चारे, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। तो फलीदार चारे कौन कौन से हैं, तो याद करेंगे कौन कौन से हैं। अब फलीदार चारों को भी 2 भागों में बांटा गया है। फलीदार चारे भी 2, एक तो सूखे चारे और दूसरा हरे चारे। एक होता है सूखे चारे और एक होता है हरे चारे। सूखे चारे कौन कौन से हैं, तो ये है चना, मटर का भूसा और अरहर का भूसा। ठीक है, याद करेंगे सभी लोग। फलीदार चारे कौन कौन से हैं, फलीदार चारे हैं सूखे, एक तो हरे। सूखे चारे कौन कौन से हैं, सूखे चारे कौन कौन से हैं, चना, मटर का भूसा और अरहर का भूसा। हरे चारे कौन कौन से हैं, बरसीम, मटर और लोबिया। बरसीम, मटर और लोबिया, ये हैं हरे चारे। तो आपको याद करना है, इसका नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ, ताकि आपको तैयारी करने में और आसानी हो। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। आपको कंटेंट को लेकर के चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं आपको सारा चीज़ कवर करवाऊंगा। पशुपालन आपके उंगलियों पे होगा। जो आप लोग सोच रहे थे पशुपालन कठिन है कठिन है कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पशुपालन पूरे सब जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट है पशुपालन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एकदम क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फसल उत्पादन और पशुपालन, खासकर पशुपालन तो और भी ज़्यादा हमको करीब लगता है। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, सचमुच में भी आसान है। अगर इसको हम लोग थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मन से पढ़ाई करेंगे, तो हमको ये आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद करेंगे फलीदार चारे, सूखे चारे कौन कौन से हो गए, चना, मटर का भूसा, अरहर का भूसा। और हरे चारे कौन कौन से हो गए, बरसीम, मटर और लोबिया। ठीक है, याद करेंगे। अगला क्या है, ये तो हो गए फलीदार, ये कौन से हो गए, फलीदार। अगले कौन से हैं, बिना फलीदार चारे। बिना फलीदार मतलब कि नॉन लेग्यूमिनस चारे। इसमें भी 2 आते हैं, एक तो सूखे चारे और एक आते हैं हरे चारे। तो हरे सूखे चारे कौन कौन से हो गए, जौ, जई और गेहूं का भूसा। ये आपको पता है कि गेहूं, जौ, जई ये क्या है, नॉन लेग्यूमिनस है, अदलनी है। तो सूखे चारे कौन कौन से आ जाएंगे, जौ, जई और गेहूं का भूसा।
ठीक है। और हरे चारे में कौन आ जाएगा? ज्वार, बाजरा और मक्का। ज्वार, बाजरा और मक्का ये आ जाएंगे किसमें? हरे चारे में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कौन कौन आ जाएगा? ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, सूखे चारे और हरे चारे। क्लियर हो रहा है? अरे क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये हमारे जो है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप आंसर पे चर्चा करेंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि पाचन गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। क्या क्वेश्चन है? पाचन गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पाचन गुणांक की परिभाषा और सूत्र दोनों देख चुके हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अति उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 15 और 20 का उत्तर देखें। तो हम लोग भी देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाचन गुणांक की परिभाषा और सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग बताएंगे कहाँ पर है? ये रहा पाचन गुणांक की परिभाषा। एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है उस पोषक तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है? उस तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। यह होती है पाचन गुणांक की परिभाषा। ठीक है, किसी भी खाद्य में प्रत्येक पोषक तत्व की वह प्रतिशत मात्रा जो पच जाती है उस तत्व का पाचन गुणांक कहलाती है। आपको पता है कि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या था कि पाचन गुणांक का सूत्र। तो पाचन गुणांक का सूत्र जो है वो कहाँ पर था? क्वेश्चन नंबर 20 में। कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20? हाँ, ये रहा। पाचन गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो क्या था? पाचन गुणांक इज इक्वल टू खाए गए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकाले गए चारे की व्यवस्था या मात्रा अपॉन में पूरे खाए गए चारे की मात्रा और इंटू में 100। ये होता है पाचन गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? तो खाए गए चारे की मात्रा माइनस निकाले गए चारे की मात्रा अपॉन खाए गए चारे की मात्रा इंटू 100। आपको एज इट इज ऐसे याद करना है पाचन गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है, तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि कंटेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आप लोग पुरानी वीडियोस भी बार बार देख करके उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं बार बार आपको क्लास में रिवाइज करवाता हूँ ताकि हम लोग नया तब पढ़ेंगे जब पुराना आएगा। अगर पुराना ही गायब हो जाएगा तो नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश में अगस्त या जनवरी माह में उपलब्ध हरे चारों के कौन कौन से नाम थे? तो अगस्त में उपलब्ध हरे चारे थे ज्वार, बाजरा, खिचड़ी, मूंग और मक्का। ठीक है, ये थे मध्य प्रदेश में अगस्त में। फिर जनवरी में कौन कौन से थे? जई, बरसीम, मटर, जौ और चना। किन्हीं 5 फलीदार व 5 बिना फलीदार चारों के नाम लिखिए। तो फलीदार में हम लोगों ने देखा था एक होता है सूखा चारा, एक होता है हरा चारा। तो सूखे चारे में कौन आ रहा था? चना, मटर का भूसा, अरहर का भूसा। हरे चारों में कौन आ रहा था? बरसीम, मटर और लोबिया। और बिना फलीदार चारों में भी 2 आ रहे थे, सूखे और हरे। सूखे में कौन आ रहा था? जौ, जई और गेहूं का भूसा। और हरे चारे में कौन आ रहा था? ज्वार, बाजरा और मक्का। फिर हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन देखा था पाचन गुणांक की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड पर ये वीडियोस में ये देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं। अब इसके आगे का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मतलब ये होता है कि उसमें हमको आंसर थोड़े से लंबे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, डिटेल में लिखने पड़ेंगे, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट में तो कोई भी लिख सकता है, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा तो लिख देंगे। लेकिन जब बड़ी चीज़ों की बात आती है, डिटेल में लिखने की बात आती है, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके लिखते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, तो साथियों आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं।
और हम लोग जो है वो अब किसी अगले अन्य वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के, लघु उत्तरीय प्रश्न। आप जुड़े रहिए, क्लासेस बहुत ही आगे जाकर इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो भी मेरे 12वीं के विद्यार्थी हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने भाई बंधु जितने भी तैयारी कर रहे हैं 12th के बच्चे, उन तक शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये वीडियो कंटेंट जो होता है वो आसानी से यूट्यूब पर फ्री में नहीं मिलता है। इसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी या तो पैसों से आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो है वो छात्र हित में हमेशा तत्पर रहते हैं और ये वीडियो क्लासेस फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे संस्था सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकता है। उसकी जानकारी देखिए, नीचे पीली पट्टी चल रही है, आपको दिख रही है नीचे पीली पट्टी, उसमें समस्त प्रकार की जानकारी लिखी हुई है, ठीक है। हमारे रिजल्ट्स ही बताते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे किन किन मुकाम पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।